हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको समझने के लिए हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं और इन दोनों पॉइंट्स पर मैं 2 चार्ज प्लेस करता हूं जो Q1 एंड Q2 से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। याद रहे कि कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज पर एप्लीकेबल होता है और पॉइंट चार्ज वो चार्ज होते हैं जिनका साइज इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस के उसके कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। द साइज ऑफ पॉइंट चार्ज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस। एंड सेकेंड थिंग्स, द पोजीशन ऑफ चार्ज इज फिक्स। इन चार्ज की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, बट ये चार्ज किसी भी नेचर के हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। इन चार्ज पर लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो इन चार्ज पर चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को आउटवर्ड डायरेक्शन में रिपेल करेंगे कुछ इस तरीके से, और इन पे जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा ये हमको कूलॉम्स लॉ से पता चलता है। तो उन्होंने बताया कि F इक्वल टू 1/4πε0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस Q1 Q2 अपॉन इन दोनों का डिस्टेंस, यानी दोनों के चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये कूलॉम्स लॉ ने हमको बता दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म हमको मिला कूलॉम्स लॉ के थ्रू, ये स्केलर फॉर्म है जो हमें इन चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की जानकारी देता है। इस पर लगने वाले डायरेक्शन के बारे में हमको नहीं बताता है। तो डायरेक्शन के को पता करने के लिए हमें वेक्टर फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो इसको थोड़ा सा फिर से एक बात समझें कि मान लीजिए इन दोनों चार्ज पे अगर ये फोर्स लग रहा है, अगर यहां पे भी मैं F फोर्स की बात करूं, इस पर जो मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली Q2 चार्ज पे भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से मिलकर बन रही होती है, तो यहां पर इन दोनों फोर्स को सेम नेम देके हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इनको हमें अलग अलग नेम देने पड़ेंगे और उनको नेम देने का अपना एक अलग तरीका है। उस मेथड को समझते हैं। अभी देखिए कि चार्ज Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है जो उसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको नेम दिया जाएगा F21 और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। डायरेक्शन भी बता रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये किस तरीके से लिखा जाता है, फ्रॉम टू, किस पे लग रहा है और किसकी वजह से लग रहा है। चार्ज Q2 पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, Q1। किसने लगाया, किसने धक्का मारा, Q1 ने मारा। किसको मारा, Q2 को। तो लिखने का तरीका क्या होगा, F21, यानी कि चार्ज ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी Q2 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू द चार्ज Q1 लग रहा है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे F21 से। सिमिलरली इसके बारे में देख लेते हैं। Q1 चार्ज पे जो फोर्स एप्लीकेबल होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा Q2 के थ्रू, इसको यू रिपेल कर रहा होगा ये। इसका मतलब क्या है, Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, तो उसको हम रिप्रेजेंट, किस पे फोर्स लग रहा है, किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पे लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से लग रहा है। किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है। किसकी वजह से, Q2 की वजह से। Q इसको धक्का मार रहा है, इसको भगा रहा है इस जगह पे। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब अगर मान लीजिए हम इसी पॉइंट को कंसीडर करें, तो Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है F21 वो लगा रहा है Q1। तो सिमिलरली कुछ डिस्प्लेसमेंट भी अगर होगा तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है R21, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्ज Q2 से Q1 के बीच में, यानी कि R1, ये जो R है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और R21 वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रहा है, Q1 की वजह से Q2 के बीच में। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि Q2 टू Q1
इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो r21 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, वो डायरेक्शन भी कुछ इस तरीके से होगी। कोई भी डिस्प्लेसमेंट हम जब निकालते हैं तो आपको पता है फाइनल माइनस फर्स्ट कर रहे होते हैं, तो यानी कि Q2 पे जो फोर्स लगा, यानी Q2 तक पहुंचने पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा r21, यानी कि r2 माइनस r1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन होगी जो एक फोर्स की डायरेक्शन है। तो अब इसका हम फॉर्म लिखते हैं, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट्स हो गया मैग्नीट्यूड। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको लिखने का जो मेथड होता है r21 इक्वल टू उसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इनटू r21, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। क्या काम होता है यूनिट वेक्टर का? ये सिंपल हमको डायरेक्शन को पॉइंट करता है कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये केवल हमको डायरेक्शन ही दे रहा होता है। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर हमको क्या दे रहा है? डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है कि ईस्ट में जा रहा है या वेस्ट में जा रहा है। तो यहां पर ये मैग्नीट्यूड अवेलेबल है और अब उसको हम डायरेक्शन से जोड़ देते हैं। और डायरेक्शन कौन हमको बता रहा है किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, F21, यानी Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 पे, Q1 की वजह से। तो इसकी भी जो डायरेक्शन भी होगी वो भी होगी Q1 से Q2 की ओर जाने वाली, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो यहां पर आप लिखेंगे इसको R21 कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर। ये फर्स्ट फॉर्म अवेलेबल है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं 1-2 के लिए लिखता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब F12 के लिए देखिए, F12 के लिए क्या है? फोर्स, कौन फोर्स लगा रहा है? Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहा है। तो यहां पर इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी क्या होगा? Q2 Q1 को धक्का दे रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा R12, जस्ट इसका अपोजिट R12। तो आप यहां पे इसको सिमिलरिटी देख सकते हैं, F21 R21, F12 R12। यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहां पे एक चीज आप देख रहे हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है, इतना पोर्शन, ये तो दोनों ही फोर्स पर, दोनों फोर्स का सेम है, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। अब आप देखें कि F21 फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और F12 की फोर्स में जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो हम बोल सकते हैं यहां पर सिंस R21 वेक्टर इक्वल टू R12 वेक्टर। और ये कैसे हैं? एक दूसरे के समान नहीं है। एक डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है तो एक डिस्प्लेसमेंट इधर की हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जिसको माइनस साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द माइनस साइन। तो अगर मान लीजिए इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इन पे लगने वाले फोर्स भी अपोजिट होंगे, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहे हैं यहां पर। तो F21 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर, दिस इज द अपोजिट चार्ज। और अब आप देखें कि ये जो फॉर्म है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ कूलॉम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और ये न्यूटन के थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख लें यहां पे दूसरे के अपोजिट्स हैं। अब इसको सेकंड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फर्स्ट फॉर्म हमने लिखने के लिए यूनिट वेक्टर का सहारा लिया था, अब इसको हम फुल वेक्टर की हेल्प से लिखेंगे, पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए ये वाला एरिया सेलेक्ट करता हूं, यहां पे लिखता हूं इसको। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले आप इस क्वेश्चन को देखें, इस समीकरण को समझने की कोशिश करें, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें कि R21 वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू अ यूनिट वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम निकाल लें, R21 इक्वल टू, तो R21 वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये R21 की वैल्यू आ गई।
अब इस R21 की वैल्यू को रिस्पेक्टिवली यहां पे सेट कर देते हैं और आपको कूलॉम्स लॉ के लिए वेक्टर फॉर्म का सेकंड फेज आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा? F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 को कूलॉम कांस्टेंट है, इसको मैं K से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये R21 यहां से उठ के इधर आ जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये फॉर्म मिला F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R21 R2। R स्क्वायर क्या है स्टूडेंट? R स्क्वायर डिस्टेंस है। R जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्ज Q1 एंड Q2, और जब वेक्टर फॉर्म में इस पर फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है तो R21 क्या कर रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि R21 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो R के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू वही आने वाली है। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड जो निकल के आएगा, R21 का मैग्नीट्यूड और R12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्विवेलेंट टू R होगा। तो इसका मतलब R में यहां पे R स्क्वायर की जगह हम इन दोनों में से टर्म्स किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को देखते हुए ये वाली वैल्यू रखना सुटेबल होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपॉन R21 का मोड। और अब आप देखें जो फाइनल आपको जो वैल्यू मिलेगी, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q इंटू R21 वेक्टर। दिस इज F21। सिमिलरली F12 भी हम लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। तो दिस इज द सेकेंड फेज, दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स लॉ का सेकेंड फेज था जो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बताया। अब इसका एक थर्ड फेज भी है जिसको भी लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म में। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए थर्ड फेज को समझने के लिए, जो इसका थर्ड फेज है, ये सेकेंड फेज था, उससे पहले मैं फर्स्ट फेज बचा चुका हूं। ये थर्ड फॉर्म है इसका वेक्टर फॉर्म का। इसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। ये x है, ये y है, ये ऑरिजिन है, और मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी दो चार्ज, ये कुछ ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है। ऑरिजिन से जब इसको हम मिलाएंगे यहां पर, इसको मान लिया ये Q1 पॉजिटिव चार्ज है और ये भी Q2 पॉजिटिव चार्ज है। इसको यहां से मिलाएंगे तो ये R1 पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेगा। किसी भी पॉइंट से ऑरिजिन को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली इसको यहां मिलाएंगे तो ये R2 वेक्टर होगा। अब अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, अगर हमें कूलॉम्स लॉ यहां पे एप्लीकेबल करना है तो ये डिस्टेंस का भी हमें पता होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस क्या होगी? कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को डेल्टा आर बोला जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इक्विवेलेंट टू द दिस होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। ये वेक्टर फॉर्म का एडिशन फॉर्म है। तो मैं लिखता हूं R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R2 वेक्टर। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इसकी डायरेक्शन का पता हो। तो ये डायरेक्शन इस फॉर्म में पॉइंट कर रहा है। आप मान लें कि Q1 से Q2 की ओर जा रहा है, जैसा कि पहले की स्थिति थी। तो सेम अब लिखा जाएगा R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R2। कब लिखेंगे इस तरीके से?
जब इसकी डायरेक्शन इस ओर जा रही, Q1 से Q2 की ओर, तो इन दोनों का एडिशन इक्वल टू दिस। ये वेक्टर इस तरीके का होगा और ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। इसको भी हटा देते हैं। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्रोड्यूस करके देगा। अब इस वैल्यू की जो डेल्टा आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे हमने पहले भी बताया था, दैट इज द R21 वेक्टर, इसके अकॉर्डिंग हो रहा है R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर यानी कि ये जो फॉर्म निकाला था वहां पर ये वैल्यू को हम पुट करते हैं और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग वेक्टर फॉर्म का थर्ड फेज हमारे सामने होगा। तो देखिए F21 इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन KQ1 Q2 अपॉन R21 का Q। R21 किसके इक्विवेलेंट है? डेल्टा आर के इक्विवेलेंट है। डेल्टा आर की वैल्यू क्या निकाली? R21 माइनस R1। तो यहां पर आप लिखेंगे R2 माइनस R1, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और इनके मैग्नीट्यूड का Q। फिर से देख लीजिए इक्वेशन, देखिए KQ1 Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का Q। R21 इक्विवेलेंट है डेल्टा आर के और डेल्टा आर की वैल्यू हमने ये प्रोड्यूस कर रखी है R2 माइनस R1। कैसे प्रोड्यूस कर रखी है? ये पोजीशन वेक्टर R1 है, इसकी डायरेक्शन इस ओर जा रही है, तो इन दोनों का एडिशन इसके इक्विवेलेंट होगा। R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R2, R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R2। डेल्टा आर की वैल्यू प्रोड्यूस की R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 आर स्क्वायर के प्लेस पे रखा इनटू दूसरा फॉर्म क्या है? R21 वेक्टर की वैल्यू। R21 वेक्टर की वैल्यू कितनी निकाली हमने? डेल्टा आर। R21 डेल्टा आर के इक्विवेलेंट है और डेल्टा आर रिप्रेजेंट कर रहा है R2 माइनस R1 को, R2 माइनस R1 वेक्टर को। तो दिस इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ। जिस तरीके से F21 की वैल्यू हमने लिखी हुई, उसी तरीके से F12 की वैल्यू भी लिखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आप ध्यान रखें कि ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर मान लीजिए डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी ये, तो अब क्या होगा? एडिशन यहां पे क्या, ये रिवर्स हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2। यहां हम जोड़ेंगे R2 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R1। क्या इक्वेशन बनेगा? R2 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R1 और डेल्टा आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और फिर आप इसी तरीके से F12 के लिए फोर्स आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने सीखा कि किस तरीके से कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के थ्रू हमें कूलॉम्स लॉ का किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन का पता चलता है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।